नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो अभी तक समझौता आगे बढ़ने की कोई बात नहीं हो पाई है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 18 अगस्त है। 17 अगस्त को खत्म हो चुका है एमओयू, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ था, जिसके बाद जंग रुकी थी और फिर शुरू हो गई थी। वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुका है 17 तारीख को। पहले खबर यह आ रही थी कि 6 महीने और आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी इस पर फिलहाल कोई बात नहीं है। और खाड़ी के अंदर यह तनाव बना हुआ है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जंग कभी भी शुरू हो सकती है। ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस बार डिफेंसिव लड़ाई नहीं होगी, ऑफेंसिव लड़ाई होगी। डिफेंसिव का मानी क्या होता है? डिफेंसिव का मानी यह होता है कि जब आप हम पर अटैक करेंगे तब हम आप पर अटैक करेंगे। हमारा जो जोर होगा वो डिफेंस पर होगा, अटैक पर नहीं होगा, बचाव पर होगा, हमले पर नहीं होगा। ये ईरान ने अब तक इस चीज को अपनाया था। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तभी उसने जवाब दिया। लेकिन इस बार कहना है ईरान का कि अगर हमें यह खदशा हुआ, हमें यह अंदेशा हुआ कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, तो हम इंतजार नहीं करेंगे कि अटैक हो, हमारे कुछ लोग मारे जाएं और उसके बाद हम अटैक करें, बल्कि हम तुरंत पलटकर अटैक करेंगे। पलटकर नहीं, खुद ही सीधे अटैक करेंगे, जंग खत्म करेंगे, इसको वहां तक पहुंचाएंगे कि अमेरिका हार कर इस इलाके से बाहर चला जाए। रॉयटर्स में एक खबर छपी है जिसमें एक सीनियर ईरानी ऑफिशियल ने यह कहा है कि जंग अगर इस बार शुरू होनी है तो हम इंतजार नहीं करेंगे, हम पहले अटैक करेंगे। अमेरिका ने भी यह क्लियर कर दिया है कि ये जो सीज फायर है वो इसको बढ़ाने के हक में नहीं है। तो अगर सीज फायर नहीं बढ़ेगा तो बहुत सीधी सी बात है कि जंग होगी। हालात ये हैं कि फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट से, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जो ऑयल टैंकर्स हैं उनका आना जाना दोबारा शुरू करने की कोशिशें भी रोक दी गई हैं। सारी चीजें आप कह सकते हैं, अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है स्टैंड स्टिल, जो जहां था वैसे ही रहे। जैसे बचपन में आप खेलते होंगे ना, स्टॉप बोला जाता था और आप जिस पोजीशन में हैं उसी में स्टॉप हो जाते थे। तो अगर आप कहें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और खाड़ी के अंदर चीजें फिलहाल स्टॉप हैं, फिलहाल स्टैंड स्टिल में हैं, तो ये कोई गलत नहीं होगा। कहा जा रहा है कि ट्रंप का जो प्रशासन है, ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने पर्दे के पीछे से आईआरजीसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, जनरल अहमद वाहिदी से बात करने की कोशिश की रही है। ये सारी बातें तो हैं, लेकिन कुल मिला जुलाकर लग यही रहा है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। एक रिपोर्ट यह है कि आईआरजीसी ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़े हमले करने की प्लानिंग की है और इसीलिए ईरान में मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है कि इस बार जंग हो तो बड़े लेवल पर जंग हो, एक फैसला कुन लेवल पर पहुंचे और अमेरिका और इजराइल की एक फैसला कुन हार हो। ये ईरान की कोशिश है। एक और बात सामने आ रही है कि ईरान ये प्लान कर रहा है कि फारस की खाड़ी के नीचे जो इंटरनेट केबल हैं, आप जानते हैं कि इंटरनेट केबल समंदर के भीतर बिछाए जाते हैं, वहां से ये आते हैं जिससे इंटरनेट सारी दुनिया में कनेक्ट होता है। अगर ये वायर काट दिए जाएंगे, इसका मानी ये होगा कि दुनिया भर में बैंकिंग से लेकर और खास तौर पर खाड़ी के अंदर बैंकिंग से लेकर तमाम सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी और अमेरिका और खाड़ी मुल्कों के लिए यह बेहद खतरनाक होगा। तो हर तरह की तैयारी है और साथ में जो अमेरिकी ठिकाने हैं, अभी तक सिर्फ हमला हो रहा था, ईरान की इस बार की प्लानिंग यह है कि उन पर सीधे कब्जा किया जाए ताकि अमेरिका उनकी मरम्मत भी ना करवा पाए, अटैक भी ना करवा पाए। जाहिर है जब ऐसे हालात बनेंगे तो अमेरिका भी ईरान की जमीन पर कदम रखने की कोशिश करेगा और उसमें उसके ढेरों सैनिक मारे जाएंगे। तो फिलहाल हालात उसी तरफ बढ़ते हुए लग रहे हैं। अब सोचिए, हालात इतने सीरियस हैं। आप जानते हैं ईरान और ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बात चल रही है और ईरान का कहना है कि समझौते की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हालांकि ईरान का समझौता है, आज चल रहा है, 6 महीने बाद पूरा होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते हैं, कितनी लंबी बात चलेगी हम नहीं जानते हैं। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि अगर ओमान और ईरान में समझौता होता है और ओमान किसी भी तरह से ईरान का सहयोग करता है तो हम ओमान के ऊपर अटैक कर देंगे। अब खाड़ी के अंदर ओमान अमेरिका के सबसे पुराने साझेदारों में से है। अगर
अमेरिका ओमान तक पर हमला करने के लिए तैयार है, तो फिर खाड़ी मुल्कों को यह समझ में आ जाना चाहिए कि अमेरिका के सामने किसी की कोई हिफाजत नहीं है। कोई भी अगर अमेरिका के हितों से आगे पीछे हुआ तो उसके ऊपर अटैक हो सकता है, और यह बात खाड़ी के मुल्कों को ऐसा लग रहा है कि समझ में आ रही है। एक अरब डिप्लोमेट के हिसाब से ट्रंप के जो लापरवाह फैसले हैं और अमेरिका के जो सहयोगी, जिनको कहते हैं अमेरिका के करीबी जो खाड़ी के मुल्क हैं, उनके साथ जिस तरह की बदतमीजियां की जा रही हैं, जिस तरह की जबरदस्तियां की जा रही हैं, जिस तरह से उनको परेशान और हैरान किया जा रहा है, उसके चलते अरब मुल्कों और अमेरिका के बीच में दूरी काफी बढ़ गई। जब मैं अरब मुल्कों कहूं तो आप उसमें बहरीन और कुवैत को शामिल मत कीजिएगा, और खास तौर पर यह मानिएगा कि ये मुल्क हो सकते हैं कतर और सऊदी अरबिया, बाकी किसी को आप शामिल मत कीजिए। तो कतर और सऊदी अरबिया से अमेरिका की दूरियां बढ़ी हैं, ऐसा बहुत साफ दिखाई दे रहा है। और देखिए, इसकी वजह बिल्कुल साफ है। इस पूरे जंग में सऊदी अरबिया को क्या हासिल हुआ? पहले उसको बदनाम किया गया कि वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि ईरान के ऊपर अटैक करो। उसके बाद सऊदी अरबिया के अंदर जो अमेरिकी अड्डे थे, उनके ऊपर ईरान ने अटैक किया, तबाही हुई, बर्बादी हुई। उधर बाब अल मंदेब में बवाल शुरू हो गया, तो वहां से सऊदी अरबिया के जहाज नहीं जा पा रहे। तो बिना मतलब की अलग अलग जंगों में फंसाने के अलावा सऊदी अरबिया को क्या मिला? कतर को भी क्या मिला? इजराइल ने अटैक कर दिया पहले, उस पर भी अमेरिका ने कुछ खास नहीं किया, मजम्मत करके रह गया। उसके बाद इस जंग में लगातार उसके ठिकानों पर हमला हुआ। हालत यह है कि गैस का प्रोडक्शन बंद पड़ा हुआ है, ना बाहर से चीजें आ पा रही हैं, ना यहां से चीजें बाहर जा पा रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला हुआ था, वहां तो कोई परेशानी थी नहीं। अगर ये जंग नहीं हुई होती तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान किसी तरह का कंट्रोल करता नहीं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल का सबसे बड़ा नुकसान तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को ही उठाना है, क्योंकि उनका सामान आता भी उधर से ही है और जाता भी उधर से ही है। तो हर तरह से खाड़ी मुल्कों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। और हालत यह हुई कि जब मिसाइलें कम पड़ने लगी, एयर डिफेंस मिसाइलें कम पड़ने लगी, तो इन मुल्कों से हटाकर इजराइल में तैनात कर दिया गया, और अमेरिका ने सीधे बता दिया कि हमारी चिंता तुम्हारी हिफाजत की नहीं है, इजराइल की हिफाजत की है। तो शायद इनके समझ में आ जाए कि इनके यहां जो अमेरिकी अड्डे बने हुए हैं वो इनकी हिफाजत के लिए नहीं बने हैं, वो इजराइल की हिफाजत के लिए बने हैं। लेकिन बेचारे करे तो करे क्या? अगर सब समझ भी जाएंगे तो करे तो क्या करे? अब वो चाहते तो ये हैं कि ईरान के साथ सीधे बातचीत हो जाए। वो तो यहां तक तैयार है कि ठीक है भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को आने और जाने दो, हम फीस दे देंगे, टोल दे देंगे, उसमें उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन इन मुल्कों की हालत यह है कि बाहर से अगर सामान ना आए तो इनके लिए मुश्किल हो जाती है। अरब मुल्क जो है रेगिस्तान है बहुत सारा, सब कुछ वहां पैदा नहीं होता। लेकिन वही सवाल है, बेचारे करें तो करें क्या? जिस तरह की बेबसी है वो कमाल की है। ये अंदर से कुछ भी कह लें, अमेरिका के सामने इनको झुकना ही है, क्योंकि पिछले 60-70 सालों में अपना सारा वजूद, अपनी सारी इज्जत इन्होंने अमेरिका के कदमों में रख दी है। अमेरिका की कदम बोसी करते करते वहां पहुंच गए हैं कि अमेरिका के सामने बोलने की हिम्मत नहीं बची है। अगर होती तो आज अमेरिका से कहते कि भाई भाड़ में जाओ, लड़ाई लड़नी है तो इजराइल में बैठ के लड़ो, हमको फ्री करो, हम ईरान से समझौता करेंगे, हमारी जिंदगी बेहतर चलती रहेगी, हमारी तिजारत बेहतर चलती रहेगी, और ईरान से समझौता हो जाएगा तो हमारी सिक्योरिटी पर कोई खतरा होगा नहीं, और कौन आ रहा है हम पे अटैक करने? आप इजराइल को संभाल लो, बाकी हम देख लेंगे। लेकिन ये कहने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो रीढ़ की हड्डी चाहिए, वो तो पता नहीं कब की ये खो चुके हैं। उधर अमेरिका की हालत यह है कि आपको एक जहाज के बारे में मैंने बताया ही था कि भाग रहे हैं वहां से, मरने की कोशिश कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन जो उनका जहाज है वहां से। दूसरी एक और जहाज है उनकी, जो गाइडेड मिसाइल युद्धपोत कही जाती है, उसका नाम है यूएसएस बेनफोल्ड। ये 10,000 टन का जहाज है, और 24 जुलाई को ये यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ समंदर में था। अमेरिका की 7th फ्लीट के मुताबिक उसके जनरेटर में खराबी आई और जहाज की बिजली चली गई। उसके बाद उसको ले जाया गया फिलीपाइंस के सुबिक बे पर।
यूएसएनआई न्यूज बताता है कि 28 जुलाई को वहां पहुंचने के करीब 2 दिन बाद बिजली वहां पर बहाल हुई। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि एक जहाज यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट भेजा गया है ताकि वो अब्राहम लिंकन की यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह ले सके, जिस पर जो सेलर्स हैं वो आत्महत्या वगैरह की कोशिश कर रहे हैं, जिसके टॉयलेट से लेकर किचन से लेकर हर तरफ परेशानी आई है। देखिए ये खबरें हैं, इनका मानी क्या है, इनका मानी समझना जरूरी है। और इनका मानी यह है कि वहां पर लड़ने में यूएस की हर तरह से हालत खराब हो रही है। ईरान ने बाकायदा एक नुमाइश लगाई और उसमें दिखाया कि कितने ड्रोन और कितने जहाज हमने मारकर गिराए हैं। ये तो वो हैं जिनको मारकर गिराया जा चुका है। इसके अलावा इस तरह के जहाज हैं जो महीनों से वहां पड़े हुए हैं और उनकी हालत खराब है। अमेरिका को लगता था कि जिन जहाजों के भरोसे वो ईरान पर कब्जा कर देगा वो खराब हो रहे हैं, उनमें आग लग रही है, उनके सेलर्स आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं और उनको वहां से हटाना पड़ रहा है। यानी बहुत सीधी सी बात है कि जंग अगर लंबी चलती है तो बहुत ज्यादा नुकसान अमेरिका का लगातार होता जाएगा। ट्रंप अपने पागलपन में अमेरिका को तबाह करेगा और साथ साथ मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी तबाह कर देगा। और मैंने पहले भी बताया था कि इन सब के बीच उसके समझ में यह आ रहा है कि गजा में किसी तरह से चीजों को नॉर्मल कर दें। उसका एक बयान आया है जिसमें वो कहता है कि गजा के ऊपर इजराइल के हमले रुकने चाहिए। आप जानते हैं कि जारेड कुशनर गया हुआ था कतर, और कतर में हमास के लीडरान के साथ उसकी मुलाकात हुई है। उसके बाद वो आया था नेतन्याहू से मिलने और कहा यह जा रहा है कि उसने नेतन्याहू से कहा है कि वो अपनी आर्मी को फलस्तीन से पीछे हटाए, तभी हमास अपने हथियार डालेगा और गजा में पीस प्लान जो बनाया है ट्रंप ने वो तभी लागू हो पाएगा। अब जाहिर सी बात है कि नेतन्याहू किसी भी हालत में अपनी आर्मी हटाने को तैयार नहीं है, तो ट्रंप बयान तो जरूर जारी कर रहा है, लेकिन वो नेतन्याहू को इस बात के लिए मजबूर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये देखने वाली बात है। और इसीलिए इन सब चीजों की वजह से आप देखते हैं कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार नीचे घटती चली जा रही है। वो चाहे जो भी बात करे, जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन मतलब इसका यह है कि अमेरिका की जनता उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। उसको साफ समझ में आ गया है कि यह आदमी बकवास तो बहुत करता है लेकिन काम बहुत कम करता है। तो ये फिलहाल हालात है। कभी भी एक छोटी सी घटना से जंग शुरू हो सकती है। हालांकि हम तो यही चाहेंगे कि जो बैकडोर कोशिशें हो रही हैं वो कामयाब हों और लड़ाई वहां पर बंद हो, लेकिन हमारे और आपके हाथ में कामयाबी या नाकामयाबी नहीं है। जो हालात हैं मुझे बहुत साफ लग रहा है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है और इस बार जंग अगर शुरू हुई तो वो बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अभी तक के लिए यही अपडेट है। मैं लगातार मिडिल ईस्ट से लेकर देश दुनिया के खबरों पर अपडेट करता रहता हूं, द क्रेडिबल हिस्ट्री यानी TCH पर भी और यहां द क्रेडिबल न्यूज पर भी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लगातार नए वीडियोस, नए अपडेट्स लेकर यहां पर भी आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।